हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी वोकेबलरी की क्लास में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट इडियम इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ में कि जब कोई रेस शुरू होने वाली होती है तो कोई ना कोई एक हैंकी इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो जब उसको छोड़ दिया जाता है तो जैसे ही वो गिरने वाला होता है तभी वो रेस स्टार्ट हो जाती है। तुरंत जैसे ही उसको छोड़ते हैं तुरंत रेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो लिखा हुआ है एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, इसका मतलब होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली यानी कि तुरंत। जैसे ही हम अच्छे टीचर से पढ़ने लग जाते हैं तुरंत रिजल्ट आने लग जाता है, अच्छा रिजल्ट आने लग जाता है, पॉजिटिविटी आने लग जाती है हमारे अंदर कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मीनिंग हो गया इमीडिएटली यानी कि तुरंत। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इफ़ यू नीड हेल्प, यानी कि अगर तुम्हें ज़रूरत है किस चीज़ की, हेल्प की, जस्ट कॉल ऑन माइक, यानी कि क्या कर देना, सिर्फ माइक को कॉल कर देना। तो फिर क्या होगा, ही कैन कम, वह आ जाएगा एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, यानी कि वह आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, वह इमीडिएटली तुरंत आ जाएगा। तो एट अ ड्रॉप ऑफ द हेड का मतलब क्या हो गया कि तुरंत, बिल्कुल बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब हो जाता है इमीडिएटली यानी कि तुरंत, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, बिना लेट हुए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। ब्रेक द आइस। नेक्स्ट इडियम इज ब्रेक द आइस। अब इस ब्रेक द आइस का मतलब क्या है कि जैसे जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ों पर तो स्नोफॉल भी होता है, यानी कि बर्फ भी गिरती है। तो जब बर्फ गिरती है तो वो रास्ते पे भी गिरेगी, तो रास्ता बंद हो जाता है। जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने के कारण, स्नोफॉल के कारण जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। अब आपको अगर कहीं पहुंचना है तो उस रास्ते में जो बर्फ पड़ी हुई है उसको हटाना पड़ेगा, अगर वो जम गई है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अब इस इडियम का इससे क्या कनेक्शन है कि अगर आप किसी इंसान से कोई बात करना चाह रहे हैं तो आपको वो बात करने के लिए बीच में जो बर्फ जमी हुई है उसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। तो इस चुप्पी को तोड़ना, इसी चीज को क्या कहा जाता है, ब्रेक द आइस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ लेके फावड़ा और तोड़ने लग जाओ क्या, बर्फ को, ऐसा नहीं करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो टेंशन है उस टेंशन को खत्म करना, ब्रेक करना, और उस टेंशन को खत्म करने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाना। तो उसको बोला जाता है ब्रेक द आइस, यानी कि स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। स्टार्ट अ कन्वर्जेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत। चलिए इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी मैंने देखा था। कैन अमेरिका एंड रशिया ब्रेक द आइस आफ्टर ईयर्स ऑफ चिली रिलेशंस, यानी कि क्या अमेरिका और रशिया ये आपस में ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी को तोड़ेंगे, बातचीत करना शुरू करेंगे इतने सालों के बेकार रिलेशंस के बाद में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज बरी द हैचेट। हैचेट, अब ये जो हैचेट है, ये हैचेट क्या है, हैचेट का मतलब होता है छोटी कुल्हाड़ी। अब बरी का मतलब होता है दबा देना, दफना देना, या फिर कहीं जमीन में छिपा देना। मान लीजिए कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और आपका क्या काम है, आपका ये काम थोड़ी है कि जो लड़ रहे हैं उनको जाके आप एक डंडा दे आओ, बंदूक दे आओ कि चलो चलो कैरी ऑन कैरी ऑन। ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं कि उनके पास में जो हथियार होगा, जो भी उनके पास में वेपन होगा, उसको लिया जाएगा और उसको छिपा दिया जाएगा, जिससे कि उनके बीच में जो लड़ाई है वो शांत हो सके, ना कि उस लड़ाई को बढ़ाना। ठीक है, तो बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है कि फिर से जो फ्रेंडली रिश्ते हैं उनको अपना देना, अपनी दुश्मनी को खत्म कर देना, अपने हथियारों को फेंक देना, छिपा देना। अब हथियार किस काम में आते हैं, हथियार आते हैं लड़ाई करने के काम में। हथियार फेंक दिए तो लड़ाई रही नहीं, दुश्मनी खत्म हो गई। फिर क्या हो गया, फिर हो गई दोस्ती, जैसे आपकी और हमारी दोस्ती है। ठीक है, तो बरी द हैचेट का मतलब होता है रिश्तों को सही कर देना, पुरानी दुश्मनी को भुला देना, खत्म कर देना और फिर से फ्रेंडली हो जाना। तो इसका मतलब होता है बिकम फ्रेंडली अगेन। या फिर इसका एक और मतलब होता है एंड एन एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता, और एनिमी का मतलब क्या होता है, एनिमी का मतलब होता है शत्रु, लेकिन एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो बिकम फ्रेंडली अगेन यानी कि फिर से दोस्त हो जाना, क्या करके, एंड एन एनिमिटी यानी कि शत्रुता को भूलकर फिर से दोस्त बन जाना। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एंड अ क्वेरल यानी कि झगड़ा खत्म कर देना, बिकम फ्रेंडली यानी कि वापस से दोस्त बन जाना। ऑल राइट, यू टू काम डाउन एंड बरी द हैचेट, यानी कि तुम दोनों लड़ाई झगड़ा बंद करो
और लड़ाई झगड़ा बंद करने के बाद क्या करो, बरी द हैचेट, यानी कि झगड़े को भूल जाओ और फिर से दोस्त बन जाओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब होता है कि कोई काम जो पास्ट में हो गया, बेकार हो गया, खराब हो गया, जैसे कि पिछली बार आपने टीवी तोड़ दिया था, ठीक है, तो जब पास्ट में कोई काम अगर खराब हो गया है, अब उस पास्ट की किसी बात को लेकर आप अभी तक पछतावे में हो, यानी कि पास्ट में जो काम खराब होना था वो तो खराब हो ही गया, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर अपने प्रेजेंट में परेशान हो, तो कोई फायदा है क्या? तो इसका तो कोई फायदा नहीं है कि पास्ट में कोई चीज़ अगर बेकार हो गई है, खराब हो गई है, टूट गई है, छूट गई है, हाँ जी, कोई अगर छूट भी गया है तो उसके लिए भी पास्ट में परेशान थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेजेंट में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो पास्ट में खराब हुई थी उसका पछतावा आप अभी तक प्रेजेंट में लेकर अपने साथ घूम रहे हो, जिससे कि आपका पास्ट तो वो बेकार हुआ ही, पास्ट में तो आप परेशान थे ही, आप प्रेजेंट में भी परेशान हो। और इसका एक हिंदी मीनिंग ये भी है कि शायद आपने ये हिंदी में सुना हो कि अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब नुकसान हो ही गया तो अब उसके बाद में क्यों पछताना, या तो उसको ठीक करो या फिर उससे सबक लो, लेकिन अब उसको पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। चलिए इसका मीनिंग लिखा हुआ है, टू ड्वेल पॉइंटलेसली ऑन पास्ट मिसफॉर्च्यून। पास्ट में उन सभी पास्ट के बेकार कामों को लेकर आप अभी भी पॉइंटलेसली पास्ट पे ही अटके हुए हो, पास्ट में ही रह रहे हो, तो ये तो बेकार चीज़ है। जैसे कि इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट था ये बैड था, बुरा था। द मनी हैज़ बीन लॉस्ट, और पैसा जा चुका है। नाउ इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया, अब पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सबक लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम भी आगे नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज फीदर वंस ओन नेस्ट। यहाँ पर ये जो वंस लिखा हुआ है, इस जगह पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे माई आ सकता है, अवर आ सकता है, योर आ सकता है। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, अगर ये अपने के सेंस में है तो ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये पजेसिव एडजेक्टिव लगाए जाएंगे। अब इस फीदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि पक्षी हैं, यानी कि बर्ड्स हैं, जब वो अपना नेस्ट बनाते हैं तो वो क्या कोशिश करते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें नेस्ट में यूज़ की जा रही हैं वो अच्छी से अच्छी चीज़ें हम अपने नेस्ट में यूज़ करें। अब वो क्या आपने कभी देखा है कि बहुत सारे ग्रुप में बर्ड्स हों और वो एक दूसरे का नेस्ट बनवाने में हेल्प कर रही हों? ऐसा तो नहीं होता। वो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो भी छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं उनको लेके आते हैं और अपने नेस्ट में उनको लगाने की कोशिश करते हैं, और अच्छी से अच्छी स्टिक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि खुद को अमीर बनाना, बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर कहीं से भी कैसे भी कुछ करके अपने आप को रिच बनाना, मेक योरसेल्फ रिच। और स्पेशली नेगेटिव तरीके से, जो अच्छा तरीका नहीं है, जो गैर कानूनी तरीका है, जो बेकार तरीका है, जो नेगेटिव तरीका है, उस तरीके से खुद को रिच बनाना, अमीर बनाना, पैसा कमाना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेक योरसेल्फ रिच। इसका एग्जाम्पल, दीज आर द सम लीडर्स, यानी कि ये कुछ नेता हैं, हु, जो कि डिवाइड द पीपल, लोगों को बांटते रहते हैं, टू फेदर देयर ओन नेस्ट, यानी कि और क्यों बांटते रहते हैं? जिससे कि वो जो खुद हैं वो अमीर होते रहें, खुद को फायदा होता रहे, दूसरे का नुकसान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खुद का फायदा होता रहे, हम अमीर होते रहें। तो इस तरीके के सेंस में जो इडियम यूज किया जाता है वो ये होता है, फीदर वंस ओन नेस्ट। इसका मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, टू मेक योर सेल्फ रिच, यानी कि अपने आप को पैसे वाला बनाना, स्पेशली बाय टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर्स, दूसरों का गलत फायदा उठाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई कसर ना छोड़ना। जैसे कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पेपर या फिर एग्जाम या फिर जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप कोई कोर कसर छोड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप कोई कसर नहीं छोड़ते। अब इसको समझने के लिए ये मान लीजिए कि आपके पास कोई की है, चाबी है, और आप हैं गंगा के घाट ऋषिकेश में। तो आपने देखा होगा गंगा घाट पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो आपकी जो चाबी है वो, अब आपकी कार की चाबी हो सकती है, आपकी तिजोरी की भी चाबी हो सकती है, तो वो जो चाबी है वो आपके हाथ से गिर गई है और वो उन पत्थरों में कहीं गुम हो गई है, खो गई है। तो आप उस चाबी को ढूंढने के लिए हर पत्थर को उठा कर देखोगे, आसपास के जितने भी होंगे, कि आपकी चाबी कहाँ है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा गया जिसको टर्न ना किया गया हो, हर पत्थर को उठाकर देखा गया है, हर पत्थर को टर्न किया गया है। तो लीव का मतलब होता है छोड़ देना, नो स्टोन, कोई भी स्टोन नहीं छोड़ा, क्या करके? अनटर्न्ड,
यानी कि बिना घुमाए बिना उठाए उसको चेक किए बिना नहीं छोड़ा, यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी। सीधा सीधा इसका यही मतलब है कि कोई कसर ना छोड़ना, अपनी तरफ से अपना पूरा 101% देना। इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी कि हर कोशिश करना, जो रास्ता पॉसिबल है हर रास्ते पर मेहनत करनी है आपको, हर रास्ता ट्राई करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। इस सेड की जगह पे सेज का यूज किया जाएगा। ही सेज ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन ऑर्डर टू प्रूव हिज इनोसेंस, यानी कि वह कहता है कि वह ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इन ऑर्डर टू प्रूव, क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए, हिज इनोसेंस, यानी कि अपना जो वो निर्दोष है, अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CI2I, CI2I का मतलब क्या होता है, टू बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि पूर्णतः, यानी कि पूरे तरीके से जो सामने वाला है उसके साथ आप सहमत हैं, राजी हैं, यानी कि जो वो बात कह रहा है वो बात आप मान रहे हैं और आप जो बात कह रहे हैं वो सामने वाला भी मान रहा है। तो अगर एक दूसरे के साथ सहमति है, एक दूसरे के साथ फुल एग्रीमेंट शो हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है CI2I। जैसे कि कई बार जब टीचर आपको समझाते हैं तो आप उनके फुल एग्रीमेंट में होते हैं, आप उसकी बात, टीचर की बात से आप सहमत होते हैं, तो जब आप सहमत होते हैं तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है CI2I। ठीक है, जैसे कि कई बार आपके पिताजी भी कोई बात कहते होंगे और आप उनसे राजी रहते होंगे, चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो। तो किसी इंसान के साथ पूरी तरीके से अगर आप सहमत हैं, एग्री हैं, उसके साथ फुल एग्रीमेंट में हैं, तो उसके लिए जो इडियम यूज़ किया जाता है वो होता है CI2I। चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं और इसके एग्जाम्पल को भी समझते हैं। मीनिंग है टू बी एग्री, जो मैं बता चुका हूँ आपको। हिज फादर एंड ही CI2I ऑन मोस्ट थिंग्स, यानी कि उसके पिताजी और वो CI2I, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमेशा एक दूसरे से एग्री रहते हैं, एग्रीमेंट में होते हैं ऑन मोस्ट थिंग, ज़्यादातर चीज़ों पर। कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स कुछ और बात कहते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं वो कोई और बात कह रहे होते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तो उसी एग्रीमेंट को, उसी सहमति को क्या कहा जाता है, CI2I। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज स्पिल द बीन्स। अब पुराने ग्रीस में क्या होता था, जब वो किसी कमांडर को सिलेक्ट करते थे, इलेक्ट करते थे, तो वहाँ पे जो वोट दिया जाता था वो दिया जाता था बीन्स के रूप में। अगर आपने जो बीन्स जो होती हैं, अगर आपने वाइट कलर की बीन का यूज़ किया तो आप एग्रीमेंट में हैं, यानी कि आप मान रहे हैं कि उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने वहाँ पे ब्लैक बीन डाली तो इसका मतलब ये है कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसका जो फैसला होता था वो किस तरीके से होता था, क्या सही है क्या गलत है, उसका फैसला होता था उन बीन्स को कनेक्ट करके। तो बीन्स को स्पिल करना पड़ता था राज जानने के लिए, रहस्य जानने के लिए कि क्या ठीक है, किसको इलेक्ट किया गया है, किसको रिजेक्ट किया गया है। तो इस स्पिल द बीन्स का मतलब भी यही होता है टू टेल समवन अ सीक्रेट, यानी कि किसी इंसान को कोई सीक्रेट बता देना। स्पिल का मतलब होता है उगलना, बाहर निकाल देना। ठीक है, तो स्पिल कर देना, जैसे कि जो केटल होती है, टी वाली जो केटल होती है जिसमें चाय रखी होती है, अगर वो, और कप में भी चाय होती है, अगर वो छलक जाती है, बाहर आ जाती है, गिर जाती है, तो उसको भी स्पिल कहा जाता है, स्पिल। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होगा कि बाहर कर देना, बाहर निकाल देना, कह देना, डिस्क्लोज कर देना, या फिर किसी के सीक्रेट को रिवील कर देना, ओपन कर देना किसी के सीक्रेट को। तो वही चीज़ क्या कह जाती है, स्पिल द बीन्स। टू टेल समवन अ सीक्रेट, यानी कि किसी का कोई सीक्रेट किसी इंसान को बता देना, डिस्क्लोज कर देना, ओपन कर देना या फिर रिवील कर देना, यही क्या जाता है, स्पिल द बीन्स। चलिए इसके मीनिंग को और एग्जाम्पल को समझते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। द पुलिस आस्क्ड हिम स्ट्रिक्टली, यानी कि जो पुलिस थी उसने पूछा उससे, कैसे पूछा, स्ट्रिक्टली, बहुत कठोरता से पूछा। एंड ही स्पिल्ड द बीन्स, और फिर जब पुलिस पूछती है तो उसने जो भी राज थे, जो भी सीक्रेसी थी, जो भी सीक्रेट्स थे, वो उसने बता दिए पुलिस के डर से। जैसे कि आप पापा के डर से जितने भी राज होते हैं वो सब उगल देते हो पिताजी के सामने, के पिताजी डंडा मारेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पुलिस के सामने इसने भी अपने जितने भी राज थे वो सब बता दिए। नेक्स्ट इज थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि कुछ दोस्त, कुछ आपके जीवन में लोग ऐसे होंगे कि चाहे आपका अच्छा समय चल रहा है वो तब भी साथ हैं, और जब बुरा समय चल रहा होता है वो तब भी साथ रहते हैं। यानी कि हर परेशानी में, हर स्थिति में,
हर विपत्ति में, हर खुशी के समय में, हर गम के समय में वो इंसान आपके साथ रहता है, यानी कि चाहे कुछ भी हो वो इंसान साथ है। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान के लिए, यानी कि हर परिस्थिति में जो साथ रहे, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब बी विद समवन इन गुड एंड बैड सिचुएशन, यानी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो वो इंसान आपके साथ रहेगा हर परिस्थिति में। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इन गुड एंड बैड टाइम्स ऑलवेज, यानी कि वही जो मीनिंग मैंने आपको अभी समझाया। माई बेस्ट फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे सपोर्ट किया है हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो परेशानी आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही परेशानी आए हम यहाँ से भाग जाएं, तो ऐसे दोस्तों से आपको हमेशा दूर रहना है। इंसान की पहचान करो, अपनी लाइफ में अच्छे इंसानों को लाओ। अच्छे इंसान पॉजिटिविटी लाते हैं और लाइफ को अच्छा करते हैं, बुरे इंसान लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं और आपको नेगेटिव में छोड़कर भाग जाते हैं। नेक्स्ट इज टू ईट अ हम्बल पाई। इसका मतलब होता है कि अपनी गलती स्वीकार कर लेना, मान लेना कि हम गलत हैं, मान लेना कि हम हार गए हैं, निराश हो जाना। ठीक है, तो टू ईट अ हम्बल पाई इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि निराश हो जाना या फिर अपनी हार मान लेना, ये एक्सेप्ट कर देना कि हम हार गए हैं, या फिर ये एक्सेप्ट कर देना कि हम गलत हैं। इसके ये दो मीनिंग है, या तो डिफीट को या फिर हार को एक्सेप्ट कर देना, या फिर ये मान लेना कि आप गलत हो। इसका एग्जाम्पल इज द लॉयर हैड टू ईट अ हम्बल पाई, यानी कि जो लॉयर था उसको क्या करना पड़ा? ईट अ हम्बल पाई, यानी कि उसको मानना पड़ा कि वो गलत है। कहाँ मानना पड़ा? इन द कोर्ट, बिकॉज क्योंकि द फैक्ट्स ही प्रेजेंटेड, यानी कि जो फैक्ट उसने प्रेजेंट किए थे वर रॉन्ग। अब जज को पता चल जाए कि जो भी बात बताई जा रही है वो गलत है, तो फिर आपको तो ये मानना पड़ेगा ना कि हाँ हमने गलती की है। तो अपनी गलती को मान लेना, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर देना कहलाता है टू ईट अ हम्बल पाई, या फिर अपनी हार मान लेना, यही होता है टू ईट अ हम्बल पाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक यानी कि आप कुछ पकड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कि मैच खेलते हैं तो बॉल को कैच करते हैं, या फिर जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके हाथ में वो थ्रेड होता है, धागा होता है, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अगर आप धुआं पकड़ना चाहो तो आपके हाथ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। अगर आप धुआं पकड़ने की कोशिश करोगे, स्मोक का मतलब क्या है? स्मोक का मतलब होता है धुआं। तो जब आप धुआं पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई रिजल्ट जहाँ कुछ भी हासिल ना हो, उसी को क्या कहा जाता है? एंड इन स्मोक। ठीक है, जहाँ कुछ भी हासिल ना हो। तो इसका मतलब होता है गेन नथिंग, या फिर एंड विदाउट एनी रिजल्ट, यानी कि अंत में कुछ भी हासिल ना करना ही क्या कह जाता है? टू एंड इन स्मोक। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल इज दैट आवर प्लान ऑफ गोइंग टू गोवा, यानी कि हमारा जो प्लान था कहाँ? गोवा जाने का, ये हमेशा कैंसिल होता है सबका ही प्लान। ठीक है, एंडेड इन स्मोक, यानी कि वह बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो गया। किसकी वजह से? ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से, यानी कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ और प्लान भी कैंसिल हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़ा मारना। कोड़े मार रहे हैं, लेकिन किस में? डेड हॉर्स में, यानी कि अगर कोई घोड़ा मर गया है और आप उसमें कोड़े मार रहे हैं कि आगे बढ़, तो क्या कोई सक्सेस अचीव कर पाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर वो जो आगे बढ़ाने वाला है, जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, अगर वो ही मरा हुआ है तो वो जो रथ है या फिर जो चैरियट है वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो यानी कि इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जिसमें हार निश्चित है, या फिर किसी ऐसे काम को करना जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसी को क्या कहा जाता है? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। चलिए इसका मीनिंग लिख देते हैं। टू डू इम्पॉसिबल टास्क, यानी कि ऐसा कोई टास्क करना जो बिल्कुल क्या है? इम्पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। वी वर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी कि हम क्या कर रहे थे? ऐसे काम को करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कुछ होना ही नहीं था। कब? When we asked a leader, जब हमने एक लीडर से पूछा, कहा टू डू डेवलपमेंट। अरे नेताओं से बस यही मत कहो कि विकास कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो काम है ये कैसा हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। वी वर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी कि हम एक तरीके से ऐसे काम को करने की कोशिश कर रहे थे जो कैसा था? नियरली इम्पॉसिबल था, जब हमने एक नेता से कह दिया कि विकास करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। अब यहाँ इसको समझने के लिए ये मान सकते हैं कि गैब नाम का एक देवता था, हमारे यहाँ नहीं था, कहीं और था। ठीक है, तो गैब नाम का जो देवता था
एक लड़की थी, वो उस गैप की पूजा करती थी, लेकिन जो लड़की थी उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं थी, यानी कि वो लड़की खुल के अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी। तो जो गैप था, जो देवता था, वो उसकी बात से, उसकी पूजा से, उसकी प्रार्थना से खुश हुआ और उसने एक लड़की, जो लड़की थी, उसको एक बूंद दिया, यानी कि एक गिफ्ट दिया, एक वरदान दिया कि तुम बोल पाओगी, अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओगी। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, अटक जाते होंगे, बीच में ही रुक जाते होंगे, लेकिन अपनी बात को अच्छे से बोल नहीं पाते होंगे। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है कि अपनी बात को बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंटली किसी के सामने रख पाना, एक्सप्रेस कर पाना। टीचर बनने के लिए आपके अंदर ये वाली कला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को तो अपनी बात दूसरे के मन में बिठानी होती है, समझानी होती है, सिर्फ कहनी नहीं होती, सामने वाले को समझाना भी होता है। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है कि अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ईजी तरीके से सामने वाले को कह देना, बता देना और उसको समझा देना। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग हुआ स्पीकिंग इज ईजी एंड कॉन्फिडेंटली, यानी कि आसानी से, कोई भी लेक्चर हो सकता है, कोई भी भाषण हो सकता है, उसको आसानी से और कॉन्फिडेंटली, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ में अगर बोल पा रहे हैं तो यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ही वॉज अ सक्सेसफुल लॉयर, यानी कि वह एक सक्सेसफुल लॉयर है, बिकॉज ही हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि उसके पास एबिलिटी है, काहे की एबिलिटी है, आसानी से बोलने की। एंड कुड कन्विंस एनी ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, अ पैनल ऑफ जजेस, ऑफ हिज क्लाइंट्स इनोसेंस, और वो बहुत ही आसानी से अपनी जो ज्यूरी है, अपने क्लाइंट्स के फेवर में उनको कन्विंस कर देता है, क्योंकि उसके पास बोलने की कला है, शक्ति है, क्षमता है। तो वो बातों को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो ज्यूरी है, यानी कि जो पैनल है जजेस का, वो कन्विंस हो जाता है उसके क्लाइंट्स के फेवर में। ऐसा तो वकील होना चाहिए ना भैया, वकील होने के लिए भी ये चीज़ चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन के बीच में पढ़ना है, इसका मतलब होता है जो बात कही गई है उस बात के छिपे हुए अर्थ को समझना। जो बात कही जा रही है उस बात के छिपे हुए अर्थ को, छिपे हुए मतलब को समझना, यानी कि बात तो कह दी गई, लेकिन हो सकता है उस बात में कोई और गहरा मीनिंग हो, मतलब हो। तो छिपा हुआ अर्थ जानना, छिपा हुआ अर्थ समझना ही क्या कहलाता है, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस और समथिंग, यानी कि समझ लेना, क्या समझ लेना, हिडन मीनिंग, यानी कि किसी भी बात का छिपा हुआ रहस्य या फिर अर्थ या फिर मतलब समझ लेना। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। टू अंडरस्टैंड पोइट्री, यानी कि किसको समझना, पोइट्री को समझना। वन हैज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और पोइट्री को समझने के लिए आपको जो बात कही गई है उन बातों का जो छिपा हुआ अर्थ होता है वो आपको जरूर समझना पड़ेगा, तभी आप पोइट्री को समझ पाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए तो पोइट्री कठिन रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। अ डार्क हॉर्स, इसका ये जो डार्क हॉर्स है इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिससे कोई उम्मीद नहीं की गई थी लेकिन फिर भी वो इंसान जीत जाए। ऐसा कोई इंसान जिससे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कोई काम कर पाएगा, ये किसी काम का है भी है या फिर नहीं है, लेकिन इवेंचुअली अंत में वही इंसान क्या हो जाए, विनर बन जाए। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है, अ डार्क हॉर्स। जैसे कि अभी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो जिस इंसान से बहुत ही कम उम्मीद थी उसी ने पूरे अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाए, 96, ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं, अ डार्क हॉर्स, यानी कि जिससे उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्म अच्छा क्या किया, उसने जो भी कंपटीशन था, जो भी रेस थी, वॉट एवर इट वॉज, उसको जीत लिया। तो ऐसे ही इंसान को कहा जाता है अ डार्क हॉर्स। तो ये इसका मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एवरीवन वॉज थिंकिंग दैट ही वुड लूज, यानी कि हर कोई ये सोच रहा था कि ये जो इंसान है ये हार जाएगा, बट ही वॉन, लेकिन वह जीत गया। ही वॉज अ डार्क हॉर्स इन द रेस, यानी कि वह क्या था, एक अनएक्सपेक्टेड विनर था, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये ईडियम्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको लिखिए, पढ़िए, समझिए, और ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।